हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। काफी दिनों के बाद से आज लेक्चर बन रहा है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और अटेंडेंस अपना लगा दीजिए। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि जो ये हमारा आज का लेक्चर है, ये कई जगह यूज होने वाला है, इसलिए मैंने इस लेक्चर को बनाया है। यही सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट चलेंगे। जैसे कि जानते हैं कि होंगे कि मान लीजिए कि इस समय बीकॉम का एग्जाम चल रहा है, कुछ जगह पे चलने वाला है। और बीकॉम में खास तौर से जो हमारे सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका एमसीक्यू होगा, उनके लिए यूजफुल है फर्स्ट आपका। सेकंड हमारा जो है कि जो हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे असिस्टेंट अकाउंटेंट का हो, चाहे ऑडिटर का हो, या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, जैसे बीएड वगैरह भी हो सकता है, तो उसमें भी ये हमारा सब्जेक्ट काफी यूजफुल होगा, क्योंकि वहां पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, ऑडिटिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 1। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो सारे करा देंगे। और हर एक पार्ट में लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे। मान के चलिए कि हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का लगभग 200 क्वेश्चंस आपका कराएंगे, ठीक ना। और ऐसे क्वेश्चन या तो किसी एग्जाम में आए हुए होंगे या काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है ऑडिटिंग, अंकेक्षण जिसको कहा जाता है। और ये लेक्चर जो है हमारा पार्ट 1, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस केवल रहेगा। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का रहा। एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे फुली हिंदी मीडियम में रहेंगे, क्योंकि एक ही मीडियम बेहतर है, चाहिए तो इंग्लिश मीडियम चलाए चाहे हिंदी मीडियम चलाए। तो मैं हिंदी मीडियम चलाता हूँ, ठीक ना। जहां प्रॉब्लम होती है उसको अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम के ही है, तो हिंदी मीडियम में चलेगा। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दे रहा है कि अंकेक्षण की जांच करने वाले को कहा जाता है, मतलब जो ऑडिट का वर्क करता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? लेखाकार कहते हैं, गलत। अंकेक्षक कहते हैं, सही। व्यापारी कहते हैं, नहीं। अधिकारी कहते हैं, नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? अंकेक्षक, अर्थात ऑडिटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। दो दो क्वेश्चन का ले रहे हैं सेट। सेकंड क्वेश्चन है कि अंकेक्षण कार्य में अंकेक्षक को उसके कार्य के बदले दिया जाता है। मतलब ये है, जब एक ऑडिटर, अंकेक्षक, अंकेक्षण माने ऑडिट और अंकेक्षक माने ऑडिटर, जब एक ऑडिटर ऑडिट का वर्क करता है तो उसके बदले में उसे क्या दिया जाता है? भाई फ्री में तो काम करेगा नहीं, कुछ ना कुछ पारिश्रमिक दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। नहीं, ऑडिटर को वेतन नहीं मिलता है। निर्धारित पारिश्रमिक यह मिलता है। क्या मिलेगा आपको? निर्धारित पारिश्रमिक। उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है, कोई मजदूरी थोड़े कर रहा है उचित पारिश्रमिक मिलेगा। उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं। क्या मिलेगा? निर्धारित पारिश्रमिक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण विलासिता है। विलासिता का मतलब है कि कहां ऑडिट जरूरी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, छोटे व्यवसाय में अंकेक्षण क्या है? विलासिता है। कंपनी में विलासिता नहीं है, बड़े व्यवसाय में विलासिता नहीं है, सहकारी संस्था में विलासिता नहीं है। छोटे व्यवसाय में विलासिता इसलिए है, ये वो पान का गुमती किए हैं, गुमती में किए हैं, एक छोटा सा किराना दुकान किए हैं, घर ही में छोटा सा पेप्सी, ठंडा, कोका कोला बेच रहे हैं, कुछ भी मतलब, तो उसके लिए ऑडिट कराना थोड़ी जरूरी है, इसलिए वो विलासिता है, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा सही क्या होगा? ये। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो ही के ले रहे हैं। वह एक पालतू कुत्ते के समान कार्य करता है, न कि एक शिकारी कुत्ते के समान। यह कथन सत्य है। किसके संदर्भ में? मतलब कह रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो पालतू कुत्ते के समान काम करता है, न कि एक शिकारी कुत्ते के समान।
यह बात किसके संदर्भ में की गई है? अंकेक्षक के संदर्भ में, बिल्कुल सही। लेखाकार के संदर्भ में ना, अनुसंधान के लिए ना, नियोक्ता के लिए ना। किसके लिए कहा गया? अंकेक्षक के लिए। किंगस्टन कॉटन मिल्स में एक बात कही गई है, मतलब उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो एक अंकेक्षक होता है, ऑडिटर होता है, क्या है? रखवाली करने वाला कुत्ता अर्थात पालतू कुत्ते के समान होता है, न कि एक शिकारी कुत्ते के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी कंपनी का अंकेक्षक है, निजी कंपनी का अंकेक्षक क्या है? चार्टर्ड लेखापाल होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। चार्टर्ड लेखापाल होना चाहिए, ये सही है। व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। चार्टर्ड लेखापाल अथवा कास्ट लेखापाल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, निजी कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए हैं तो हम इसको यहां ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन की लिखित सूचना देगा? मतलब कह रहा है कि जब एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, तो इसकी सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर देना जरूरी है? 7 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 30 दिन। तो भाई याद रखिएगा डेट एग्जैक्ट 30 दिन। एक कंपनी के अंकेक्षक को हटाया जा सकता है, माने जब कंपनी का एक ऑडिटर नियुक्त हो जाता है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? प्रबंध संचालक द्वारा? ना। किसी संचालक द्वारा? ना। संचालक मंडल द्वारा? बिल्कुल नहीं। आम सभा द्वारा, मैंने जिस तरह एक अंकेक्षक को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में नियुक्त किया जाता है, उसी तरह उसे हटाया भी जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, एक क्वेश्चन है छोटा सा। एक अंकेक्षक होता है चौकसी करने वाला कुत्ता, शिकारी कुत्ता, क्रोधी कुत्ता, लालची कुत्ता। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, ऑप्शन ए सही है। अभी पीछे बताए थे किंगस्टन कॉटन मिल्स में इसका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब स्टेचुरी ऑडिट। वैधानिक अंकेक्षण मतलब स्टेचुरी ऑडिट का जो कार्य क्षेत्र का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, अंशधारियों के द्वारा, कंपनी कानून द्वारा, सरकार द्वारा, प्रबंधक द्वारा। देखिएगा, स्टेचुरी ऑडिट, स्टेचुरी ऑडिट के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कंपनी कानून द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। मतलब जब एक कंपनी है और उसकी स्टेचुरी ऑडिट का जो कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी जो है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? पार्षद सीमा नियम द्वारा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अंतर नियम द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 भी हो सकता है के द्वारा, कंपनी और अंकेक्षक के मध्य समझौते द्वारा। बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है? 10 नंबर क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम द्वारा। अभी ऊपर बताए थे कि कंपनी के कानून के द्वारा कंपनी अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, किसी भी तरीके से उलट के आए, आंसर एक ही होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लागत अंकेक्षण वैधानिक रूप से प्रथम बार कब लागू हुआ? कह रहा है लागत अंकेक्षण माने कॉस्ट ऑडिट कब कह रहा है लागू हुआ? 1964, 1965, 1967, 1966। तो सही ऑप्शन क्या है? 1965। ये कुछ एग्जैक्ट चीजें हैं जिसको एकदम आपको एग्जैक्ट याद भी करना है। कंपनी के अंकेक्षक का दायित्व हो सकता है, माने एक कंपनी के ऑडिटर का जो लायबिलिटीज होता है वो किस तरीके से होता है?
केवल दीवानी होता है, केवल फौजदारी होता है, दीवानी या फौजदारी, दीवानी तथा फौजदारी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, दीवानी तथा फौजदारी कोई भी हो सकता है। तथा है ना, नहीं, ऑप्शन ए गए सी ऑप्शन, दीवानी या फौजदारी कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षक, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है। पूछ रहा है कि कौन ऑडिटर हो सकता है। एक कंपनी ऑडिटर हो सकती है, नहीं। एक साझेदारी फर्म हो सकती है, नहीं। एक व्यक्ति ऑडिटर हो सकता है, उपयुक्त सभी तो आएगा ही नहीं। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट कह रहा है कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक जब कंपनी में जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी एक कंपनी में, जब मान लीजिए नॉन निर्मित कंपनी है, नया कंपनी है, तो उसमें जो पहले ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है। प्रवर्तकों के द्वारा, संचालक द्वारा बोर्ड की प्रथम सभा में, सरकार द्वारा, अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में। बताइए जल्दी से कौन सा क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंकेक्षक की जो नियुक्ति है वो प्रमोटर करते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी ऑडिटर की नियुक्ति होती है वो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में की जाती है। चूंकि इसमें यह लाइन नहीं दिया रहता तो आपका आंसर यह होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में अंकेक्षण अनिवार्य है। अंकेक्षक नहीं है, अंकेक्षण अनिवार्य है। पूछ रहा है किसके संबंध में ऑडिट करना जरूरी है। एकाकी व्यापार में ऑडिट जरूरी नहीं है, साझेदारी व्यापार में जरूरी नहीं है, लेकिन संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में जरूरी है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। अगला है कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑडिट का मेन उद्देश्य क्या है। संस्थान की स्थिति को सत्य एवं उचित बताना, छल कपट को खोजना और रोकना, अशुद्धियों को सुधार करना, अशुद्धियों को ढूंढना। बताइए एक ऑडिटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। ऑडिटर का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, उसकी वास्तविक स्थिति की सही जानकारी देना। तो संस्था की स्थिति के बारे में, सत्यता के बारे में जानकारी देना। ये जो बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये सहायक उद्देश्य हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो नीचे तीनों वाले हैं ये भी एक अंकेक्षण के मतलब उद्देश्य हैं, मगर ये सहायक उद्देश्य है। क्वेश्चन में आपसे मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कहा है। अंकेक्षण सभी व्यवसायिक संस्थानों के लिए अनिवार्य है। भाई सभी व्यवसायिक संस्थानों के लिए तो अनिवार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता की आश्वस्त करता है। बिल्कुल सही, कि जब एक ऑडिट होता है वह केवल यह बताता है कि खाते में जो चीज लिखे गए हैं यहाँ तक सही है, यहाँ तक गलत है, केवल इस चीज के बारे में जानकारी देता है। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है। ये गारंटी थोड़े देता है कि भाई कि जो लिखा गया वो सब सही है, यह बताता है कि जो लिखा गया है इतना ही सही है, ये पोजीशन है बिजनेस का, ऐसे सिचुएशन है, ये हमने कमियां पाई है, इस चीज की जानकारी करता है। अर्थात ऑप्शन बी इसमें सही है। डी ऑप्शन भी होगा, कहीं नीचे होगा, क्या गारंटी नहीं देता। ऑप्शन ये भी सही होगा। अगला कह रहा है इसमें क्वेश्चन, एक संयुक्त पूंजी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है। मतलब एक कंपनी में ऑडिटर की भाई नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है, बताइए। 3 माह ना, 1 वर्ष बिल्कुल सही, 6 माह नहीं, 5 वर्ष बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या है, बी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी किसी ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है तो 1 ही साल के लिए की जाती है, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अगले साल भी रख दिया मैंने, अधिकतम 5 सालों तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन
एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही होती है। हिसाब की पुस्तकों में कपटपूर्ण अशुद्धि की जानी जाती है, मतलब जो हमारा हिसाब किताब हो रहा है पुस्तकों में यदि कपटपूर्ण ढंग से कोई काम किया गया है तो यह किस प्रकार की अशुद्धि के रूप में जाना जाएगा? लेखाकार की अशुद्धि, लेखकों की अशुद्धि, प्रबंधकों या अन्य उत्तरदायी अधिकारी की अशुद्धि और अंशधारियों द्वारा अशुद्धि। बताइए कौन सी अशुद्धि मानी जाती है? जब हिसाब किताब की पुस्तकों में कपटपूर्ण ढंग से कोई कार्य किया गया है तो यहाँ पे प्रबंधक या अन्य उत्तरदायी अधिकारी द्वारा किया गया अशुद्धि माना जाता है, क्योंकि प्रबंधक ही जो होते हैं वही इधर उधर हिसाब में हेरा फेरी करने का उन्हीं का चांस रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि अंकेक्षक का पारस्परिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो करेगा वही पारस्परिक देगा। जैसे मान लीजिए हम किसी आदमी को अपने यहाँ कर्मचारी रखे तो तनख्वाह उसका कौन देगा? हम ही देंगे। तो जो आदमी नियुक्त करेगा ऑडिटर को वही उसकी सैलरी देगा। तो लिखा है नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, मतलब कौन देगा? जो अपॉइंटमेंट करेगा वही उसकी सैलरी देगा। पार्षद सीमा नियम देगा नहीं, अंतर नियम देगा नहीं, कंपनी का प्रबंधक संचालक देगा नहीं। अगला है अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। हाँ, ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की जाए? इसमें यह नहीं लिखा है कि प्रथम अंकेक्षक की अंतिम अंकेक्षक की कौन अंकेक्षक, सीधे यह लिखा है कि एक ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। तो संचालक मंडल द्वारा? बिल्कुल नहीं। प्रबंध संचालक द्वारा? बिल्कुल नहीं। कंपनी के मुख्य प्रबंधक द्वारा? बिल्कुल नहीं। कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा एक ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी के अंकेक्षक द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति की लिखित सूचना कंपनी के निबंधक या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आया था कि जब भी एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति की जाती है, तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी चाहिए। कितने समय के अंदर? पीछे अभी बताए थे 30 दिनों के अंदर। अगला है कि प्रथम अंकेक्षक कब तक अपने पद पर रहता है? ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि ये आपकी कंपनी बनी, इसमें हमारा फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त हुआ, ऑडिटर नियुक्त हुआ, तो जिस समय वह नियुक्त होता है उस समय से लेकर 31 मार्च, मतलब जो वह फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस समय तक वो पहला ऑडिटर रहेगा। फिर वहां उसके बाद कंपनी की मीटिंग होगी, नया ऑडिटर रिप्लेसमेंट होगा, हो सकता है वो भी हो सकता है, कोई नया भी हो सकता है। तो लिखा है 1 वर्ष की अवधि के लिए, किसी भी ऐसी अवधि के लिए जब तक नए अंकेक्षक की नियुक्ति न हो जाए और प्रथम वार्षिक साधारण की सभा की समाप्ति तक। यही आंसर सही है। माने फर्स्ट जो प्रथम अंकेक्षक होगा, माने फर्स्ट टाइम का जो ऑडिटर होगा, वो जब वार्षिक साधारण सभा, जो पहली वार्षिक साधारण सभा होती है, माने समाप्त होती है, उस समय तक वो रहेगा। उसके बाद से चाहे तो वो ही नियुक्त हो सकता है या दूसरा कोई नियुक्त किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पारित किया गया, माने जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम है कब पारित किया गया? 1949 में। एक और क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? मतलब जो चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 148। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षण का उद्देश्य है। अब यहां पे समझिएगा, अंकेक्षण का उद्देश्य है, यह नहीं पूछा है कि मुख्य उद्देश्य। कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिएगा। उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, दोनों में अंतर है। मुख्य में मुख्य बात लिखना है और उद्देश्य है उसमें सहायक उद्देश्य भी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा जो 26 है, पूछ रहा है कि अंकेक्षण का उद्देश्य है। भाई ऑडिट का काम है लिप की अशुद्धियों के बारे में पता लगाना, ये भी है।
जालसाजी या फ्रॉड का पता लगाना, ये भी पता लगाता है। सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना, उपयुक्त सभी, सही ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। लेकिन यदि यहीं पे प्रथम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य पूछा रहता तो कुछ और होता। अगला है कि अशुद्धियों के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी अशुद्धियों के प्रकार नहीं है, मतलब जो अशुद्धियां होती है, ईरर्स होते हैं, वो ईरर्स के जो प्रकार होते हैं कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सैद्धांतिक अशुद्धियां, ये अशुद्धियों के प्रकार है। हिसाब की अशुद्धियां, ये भी है। प्रेषण की अशुद्धियां, ये नहीं होता है। दोहराव की अशुद्धियां, ये होता है। सही ऑप्शन क्या है? सी। अगला क्वेश्चन कि अंकेक्षण प्रलेखन समिति है, माने ऑडिट कमेटी क्या है? हमारा 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिट कमेटी क्या है। ऑडिट कमेटी एक मुक्किल है, अंकेक्षक की है, मुक्किल और अंकेक्षक दोनों की है, अंकेक्षण समिति के नहीं। ऑडिट कमेटी जो होती है वो ऑडिटर की बनाई जाती है। ये जो भी ऑडिटर्स होते हैं उनकी एक कमेटी बनती है कि इस कार्य का ऑडिट कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस ढंग से किया जाए। उनकी जो कमेटी होती है उसी को ऑडिट कमेटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक फर्म की संपत्तियों का मूल्य, दायित्व, रिजर्व, संतुलन, प्रावधान, अर्जित लाभ की राशि एवं व्यवसाय की हानि के सत्यापन को क्या कहा जाता है? मतलब एक फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं, दायित्व है, रिजर्व है, या अर्जित लाभ है, या व्यवसाय की हानि के सत्यापन को हम किस नाम से जानते हैं? इसके लिए निरंतर अंकेक्षण होता है, चिट्ठा अंकेक्षण होता है, चिट्ठे अंकेक्षण होगा, आंशिक अंकेक्षण होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। इसके लिए बैलेंस शीट ऑडिट कराया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में चिट्ठा अंकेक्षण का पर्याय है, मतलब भारत में जो चिट्ठा अंकेक्षण है, बैलेंस शीट ऑडिट है, इसका सीधा सा उदाहरण क्या है? वार्षिक अंकेक्षण। क्योंकि जो एनुअल ऑडिट होता है उसमें बैलेंस शीट की ही जांच की जाती है, बैलेंस शीट के मदों की जांच की जाती है। विस्तार अंकेक्षण होगा नहीं, निरंतर होगा नहीं, वैधानिक होगा नहीं। नेक्स्ट है, लेखा परीक्षण को परिभाषित किया जा सकता है, माने टेस्ट ऑडिट क्या होता है, ऐसे समझिए। लेखा परीक्षण को परिभाषित किया जा सकता है, माने टेस्ट ऑडिट किसे कहते हैं? बताइए, टेस्ट ऑडिट किसे कहा जाता है? लेखा पुस्तकों को तैयार करना ये टेस्ट ऑडिट है? नहीं है। लेखा पुस्तकों का परीक्षण करना ये टेस्ट ऑडिट है। प्रबंधन को लेखा संबंधी मामलों में विशेषज्ञता व सलाह प्रदान करना नहीं है। त्रुटियों का पता लगाना व रोकथाम करना नहीं है। सही ऑप्शन इसका बी होगा। टेस्ट ऑडिट का मतलब होता है लेखा पुस्तकों का परीक्षण करना, अर्थात जांच करना। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न के सत्यापन से, मतलब मैनेजमेंट ऑडिट का संबंध किस चीज के सत्यापन से? मैनेजमेंट ऑडिट बताइए। कंपनी की लाभदायकता से? नहीं। कंपनी की वित्तीय स्थिति से? नहीं। प्रबंध पद्धतियों प्रक्रियाओं की समीक्षा से, क्योंकि मैनेजमेंट जो ऑडिट है वो मैनेजमेंट की जो मेथड है, उसके प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है, उसकी समीक्षा करने से होता है। उसमें हिसाब किताब की जांच मैनेजमेंट ऑडिट में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंकेक्षक द्वारा संपत्तियों के सत्यापन का क्या उद्देश्य है? मतलब एक जब ऑडिटर संपत्तियों का सत्यापन करता है, माने वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है? बताइए क्या होता है? संपत्तियों के अस्तित्व की जांच करना, उसके मूल्य की जांच करना, व लेखा पुस्तकों में दिखलाई गई मदों की जांच करना, उसके स्वामित्व तथा उसके प्राप्त करने के अधिकार की जांच करना, उपयोग सभी। तो इसको तीनों ही ऑप्शन सही है, अर्थात चौथा सही है, सबकी जांच करना। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आधा नीचे है लेकिन आंसर यही बता दे रहे हैं। अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहां समाप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां लेखांकन समाप्त होता है वहीं ऑडिट हमारा स्टार्ट होता है। क्योंकि एक इक्वेशन है, आप पढ़े होंगे, बुक कीपिंग, नाम सुने होंगे,
बुक कीपिंग मतलब पुस्तक पालन। इसके बाद से अकाउंटिंग, इसके बाद से ऑडिटिंग, इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन। मतलब बुक कीपिंग समाप्त जब होता है तो अकाउंटेंसी शुरू होता है, अकाउंटेंसी समाप्त होता है तो ऑडिटिंग शुरू होता है, ऑडिटिंग समाप्त होता है तो अनुसंधान व इन्वेस्टिगेटिंग शुरू होता है। सही ऑप्शन आपका ये है। अगला क्वेश्चन क्या है? सतत व निरंतर अंकेक्षण है, मतलब कंटिन्यू ऑडिट किसको कहा जाता है? अंतरिम अंकेक्षण को बिल्कुल नहीं, आंतरिक अंकेक्षण को बिल्कुल नहीं, वर्ष के अंत में अंकेक्षण को बिल्कुल नहीं, नियमित अंकेक्षण को ही कंटिन्यू ऑडिट कहा जाता है, जिसको चालू अंकेक्षण भी कहते हैं, जो बैंकों वगैरह के लिए बेहतर रहता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की सीमा नहीं कहा जा सकता? पूछ रहा है कि निम्न में से किसे ऑडिट के लिमिटेशन या सीमा नहीं है, बताइए। अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट करता है, राय प्रकट कर, पूछ रहा है सीमा नहीं कहा जा सकता। इसके मतलब ये आपका सही है, बिल्कुल सही है कि एक ऑडिटर होता है, हिसाब किताब की जांच करने के बाद केवल राय देता है। अंकेक्षण में सभी कपटों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता, बिल्कुल सही। ऑडिट तो एक आदमी ही करता है और एक आदमी का 100% कहे कि भाई पूरा सही जांच किया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो सही नहीं। अंकेक्षण प्रबंध व कर्मचारियों की चेतावनी है ना, वो चेतावनी नहीं है, वो उसका कार्य की जरूरत है कि इंप्लाइयों को चेतावनी देगा या वो करेगा, वो तो भाई हिसाब किताब जांच करके रिपोर्ट दे देगा, चला जाएगा। अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, प्रमाण पत्र नहीं है। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आंतरिक अंकेक्षण सहायक होता है, इंटरनल ऑडिट किसके लिए सहायक होता है? बताइए। त्रुटियों कपट को रोकने के लिए, पहला ही सही है, ये तो बाकी सब गलत है। अगला है कि अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण संबंधी कार्य की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? मतलब जब ऑडिट प्रोग्राम जो है वो कौन बनाता है? भाई ऑडिटर बनाएगा, हम ऑडिट करने जाएंगे तो हम ना बनाएंगे, आप ऑडिट करने जाएंगे आप बनाएंगे, जो काम करने जाएगा वो बनाएगा। कौन बनाता है? अंकेक्षक संबंधी स्टाफ, ऑडिटर बनाएगा या उसका आदमी बनाएगा? 38 हो गया, थोड़ा सा जूम कर दें, पूरा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश को 1000 रुपए का माल बेचा, सुरेश को 1000 रुपए का माल बेचा, परंतु विक्रय बही में लिखना भूल गया। एक सेकंड, कह रहा है सुरेश को 1000 रुपए का माल बेचा परंतु विक्रय बही में लिखना भूल गया, ये किस तरह की अशुद्धि है? एक आदमी है सुरेश, उसको 1000 रुपए का माल बेचा, सेल्स बुक में लिखना छूट गया, ये कौन सी अशुद्धि है? बताइए। सैद्धांतिक अशुद्धि है ना, सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या होता है? उसमें होता है नियम की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि ये है भाई, लिखना ही छूट गया तो भूला गया, आंशिक भूल तो होगा नहीं, हिसाब किताब होगा नहीं। सही ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि एक अशुद्धि की गलती को दूसरी अशुद्धि पूरा कर देती है, वो कौन सी अशुद्धि कहलाती है? हमने एक जगह गलती किया फिर दूसरी जगह किया, वह गलती उस गलती को ढक देगी, कौन सी अशुद्धि होगी? भाई क्षतिपूरक अशुद्धि होगी, ये तो मुझे वानी अकाउंट में पढ़े होंगे, याद होना चाहिए। अगला, प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? प्रमाणन मीन्स वाउचिंग, वाउचिंग क्या होता है बताइए? वाउचिंग किसे कहते हैं? लेखा पुस्तकों की लेखों की शुद्धता व सत्यता को प्रमाणित करना। वाउचर मीन्स क्या होता है? रसीद,
जिससे हिसाब किताब जो रजिस्टर में लिखे गए रहते हैं उस रिसिप्ट से मिलाया जाता है। लेखों की शुद्धता को सत्यता की प्रमाणित करना, भाई कि उस रसीद से मिला रहे हैं सही है कि नहीं है। व्यापार से संबंधित व असंबंधित लेखों का ज्ञान करना, बिल्कुल वाउचर से मिलाएंगे तो उससे जानकारी लेंगे। लेखों का अधिकृत होने का ज्ञान करना, उपयुक्त सभी का सही ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। अगला है परीक्षण जांच, जिसको टेस्ट चेकिंग में नहीं थे। टेस्ट चेकिंग किसको कहते हैं? टेस्ट चेकिंग किसको कहा जाता है? केवल कुछ ही मदों की विस्तृत जांच, प्रत्येक मदों की जांच, मदों के आदर्श नमूनों की जांच। टेस्ट चेकिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है पुस्तकों में, उसमें किसी एक पार्ट को, एक यूनिट को, एक भाग को, एक तरीके के ट्रांजेक्शन को एक रजिस्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जांच करना ही टेस्ट चेकिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 43 43 में कह रहा है व्यवसाय में गमन, छल कपट या वित्तीय अनियमितता को रोकने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। मतलब कह रहा है कि जब बिजनेस में कोई गमन हो, छल कपट हो या पैसे का हेराफेरी हो, उसको रोकने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसके पास होता है बताइएगा? ऑडिटर के पास होता है। ऑडिटर का करेगा, वो तो आएगा जांच करके चला जाएगा। स्वामियों के पास होता है, मालिक कितना कितना देखेगा। ये सारा उत्तरदायित्व प्रबंधक के पास होता है। किसके पास होता है? प्रबंधक के पास होता है। वित्तीय संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करके, मतलब किसी संस्था के हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच पड़ताल करके उसकी सत्यता व विश्वसनीयता को प्रमाणित करने का कार्य क्या कहलाता है? मान लीजिए किसी संस्था का हिसाब किताब या के रजिस्टर है, उसकी सत्यता व विश्वसनीयता को कोई आदमी प्रमाणित कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंकेक्षण, पुस्तपालन, लेखाकरण, सब तो ऑडिटिंग कहते हैं। अगला है कि अंकेक्षण के लिए कामकाजी कागजों, वर्किंग पेपर, मतलब एक ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो ऑडिट करने के दौरान बहुत सारे पॉइंट उसको मिलते हैं, कमियां मिलती हैं, गलतियां मिलती हैं, उसको एक पेपर पर नोट करता है। जैसे हम मैथ का सवाल जब लगाते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, तो एक रफ शीट पर उसको नोट करते हैं कि वर्किंग नोट के रूप में दिखाते हैं। उसी तरह यहाँ पे वर्किंग पेपर का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि मतलब वर्किंग पेपर का यूज क्यों किया जाता है? प्रश्न हमारा ये। एक वैधानिक आवश्यकता है, बिल्कुल जरूरी है कि कहां से ट्रांजेक्शन आया है। सहायकों के कार्य करने की निगरानी रखने में ये सहायक होता है। जो असिस्टेंट होते हैं वो उसको भाई कैसे जांच किए हैं उसका प्रूफ कहाँ है। संस्थान के स्वामी के लिए भी आवश्यक होता है, बिल्कुल वो भी जानना चाहेगा कि भाई गलती कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों मिस्टेक हुआ है। अंकेक्षक के लिए हितकर होता है। तो भाई ये सारे पॉइंट सही हैं, मगर सबसे बेस्ट पॉइंट जो है ये लास्ट वाला डी है। क्यों? क्योंकि वर्किंग जो पेपर होता है उस पर पूरा पावर, पूरा अधिकार, पूरा राइट ऑडिटर का होता है जो ऑडिट कर रहा है, क्योंकि उसको रिपोर्ट देने में सहायक होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि आंतरिक जांच, इंटरनल चेक है। इंटरनल चेक भाई किसको कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण का दूसरा नाम है गलत। एक अंकेक्षक का कार्य दूसरे वरिष्ठ अंकेक्षक द्वारा जांचा जाना, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी के कार्य की जांच स्वतः ही दूसरा कर्मचारी कर लेता है, उसी को हम इंटरनल चेक कहते हैं। यानी एक कर्मचारी के किए गए कार्य की जांच जब दूसरा कर्मचारी करता है तो ऑटोमेटिक जांच हो जाती है, तो उसी को इंटरनल चेक कहा जाता है। अगला है कि एक कंपनी में अंकेक्षण से सहायता मिलती है, मतलब एक कंपनी का जब ऑडिट कराया जाता है उसमें किस चीज के लिए हेल्प मिलती है? तो 47 नंबर में दिया है कंपनी के अधिकारियों को ना, हाँ, कंपनी के अधिकारियों को भी सहायता मिलती है, कर अंकेक्षण को भी मिलती है, इसको भी मिलती है, उपयुक्त सभी होगा। चारों ऑप्शन सही है। अगला है दिया है कि अंकेक्षण की अनिवार्यता है।
कंपनी में अनिवार्य है, सरकारी कंपनी में है, सहकारी समिति में, समय अंकेक्षण अनिवार्य है। अगला है अंकेक्षक का कार्य है, ये आया था पीछे क्वेश्चन। त्रुटियों और छल कपटों का पता लगाना, शुद्धता व सत्यता का ज्ञान कराना, कार्य बुद्धिमत्ता कुशलता से करना, उपयुक्त सभी, इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा। ये पीछे रिपीटेड क्वेश्चन है, आ गया। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सामयिक अंकेक्षण किया जाता है। सामयिक मतलब होता है वार्षिक, वर्ष की समाप्ति पर, वर्ष भर ना, कुछ निर्धारित अवधि पर, अर्धवार्षिक बिल्कुल नहीं, एक साल में केवल एक बार, वो भी जब ईयर एंड होगा, तो उसी को वार्षिक अंकेक्षण, सामयिक अंकेक्षण कहा जाता है। तो इस तरह आप लोग के कुल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे। ऐसे ऐसे कम से कम 4 लेक्चर्स जाएंगे, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे ऑडिटिंग का। तो आप चाहे जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, खास तौर से चाहे बीकॉम का हो, चूंकि बीकॉम सेमेस्टर वालों का एग्जाम होने वाला है, या अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस में ऑडिटिंग है, तो ये एमसीक्यू जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एमसीक्यू तो यूज हर जगह होते हैं, वही पढ़ाई बीकॉम में भी, वही पढ़ाई कंपटीशन में भी होते हैं। इसलिए इसको जानिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा। अब रेगुलर वीडियो जाएगा, हो भी सकता है कि दिन में 2 बार भी जाए, 3 बार भी जाए, लेकिन अब जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज के क्लास यहीं पे समाप्त होता है। बाय।